नमस्कार मित्रों, मैं सुवेग सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी के तहत टेकिंग एक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास कैसे कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही को करने के लिए या प्रोसीडिंग्स को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मित्रों, अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर लोगों के अपीयरेंस की बात की गई है बिफोर द कोर्ट या मजिस्ट्रेट, और सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक के जो प्रोविजंस हैं उसमें बात की गई है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं के को प्रस्तुत करने की। तो यह वो दो तरीके हैं जिनसे न्यायालय किसी मामले के तथ्यों से परिचित होता है और उन तथ्यों के आधार पर वह प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है या वो उस केस का डिस्पोजल करता है। मित्रों, कुछ व्यक्ति उसके सामने आएंगे और कुछ वस्तुएं उनके सामने आएंगी मजिस्ट्रेट के सामने, और उन व्यक्ति और वस्तुओं से वो पूछताछ कर सकता है और उनसे वह जानकारी एकत्रित करके उस केस का डिस्पोजल करने में सहायता प्राप्त करता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो अपीयरेंस ऑफ पर्सन की बात की गई है तो चार तरीके हैं किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के तहत दंड प्रक्रिया संहिता में चार तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने सम्मुख उपस्थित सुनिश्चित करवा सकता है। तो पहला तरीका है सम्मन। सम्मन एक प्रकार की नोटिस होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो किसी व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है न्यायालय की तरफ से कि आपको फला डेट पर और फला समय पर इस कोर्ट के सामने इस मामले में अपीयर होना होता है। इससे रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 61 से लेकर 69 सीआरपीसी में दिए गए हैं। मित्रों, एक दूसरा तरीका होता है वारंट, जो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, आदेश दिया जाता है। किसको आदेश दिया जाता है? पुलिस को दिया जाता है या किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है। क्या आदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को सम्मन किया गया है वह सम्मन के कारण व्यक्ति सम्मन मिलने के बाद भी, सम्मन की तामीली होने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में उसको अरेस्ट करके न्यायालय के सामने लाया जाए। और मित्रों, तीसरा तरीका होता है जब व्यक्ति वारंट से भी बचने का प्रयास करता है या भाग जाता है तो वहां पर सेक्शन 82 सीआरपीसी में प्रोविजंस दिया गया है कि न्यायालय क्या कर सकता है, उसको भगोड़ा घोषित कर सकता है, प्रोक्लेम अरेस्टमेंट घोषित कर सकता है। इसके साथ ही साथ कोर्ट के पास या न्यायालय के पास या मजिस्ट्रेट के पास एक और पावर है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उस व्यक्ति को जिसकी उपस्थिति न्यायालय के सामने सुनिश्चित कराई जाती है वह व्यक्ति अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोक्लेम्ड अरेस्टमेंट हो गया है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट को अगर लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है उसके जुरिडिक्शन से, तो उस स्थिति में वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। उस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो क्लेम्स हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, इससे रिलेटेड प्रावधान 84, 85 और 86 में बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 87 की, तो 87 सेक्शन बात करती है कि कब सम्मन मामलों में वारंट इशू किए जा सकते हैं। तो वहां पर जब सेक्शन 204 या 204 धारा सीआरपीसी की हम पढ़ते हैं तो 204 सेक्शन कहती है कि जब इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा तो उस स्थिति में सम्मन के एडिशन में या इन ल्यू ऑफ समन्स वारंट में भी वारंट इशू कर सकता है न्यायालय, जब उसको ऐसी आवश्यकता होती है कि भाई सम्मन केस में भी उसको सम्मन केस में जनरली वारंट इशू नहीं किया जा सकता है। सम्मन केस में जो छोटे मामले होते हैं तो इसलिए वहां पर एक एडिशनल पावर दे दी गई 87 में कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में वो चाहे तो सम्मन मामलों में भी वारंट इशू कर सकता है। इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट। इसके अलावा सेक्शन 88 बात करती है कि अगर वारंट सम्मन केस में वारंट के थ्रू किसी को गिरफ्तार किया गया और वो बेल बॉन्ड देना चाह रहा है, बेल बॉन्ड साइन कर सकता है, उसका इच्छुक है, तो बेल बॉन्ड साइन करने पर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा मित्रों 88 कहती है कि अगर उस बेल और बॉन्ड को ब्रीच किया, बेल और बॉन्ड इस संदर्भ में होगा कि जब भी न्यायालय के समक्ष उसको बुलाया जाएगा वह उपस्थित हो जाएगा। अगर वह नियत समय पर जब न्यायालय ने उसको बुलाया और वह उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में बेल और बॉन्ड का ब्रीच होने के कारण सेक्शन 88 कहती है उस स्थिति में उसको क्या किया जाएगा, उसको फिर से पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 89 अगर मित्रों सेक्शन 88 और 88 बात करती है बेल बॉन्ड के आधार पर छोड़ने की, डिस्चार्ज करने की। 89 कहती है ब्रीच ऑफ बेल बॉन्ड होगा तो उस स्थिति में उसको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। और सेक्शन 90 कहती है कोई भी संबंध हो, कोई भी वारंट हो सीआरपीसी के, जो ये प्रावधान 61 से लेकर के 69
69 और 70 से लेकर के 81 तक वारंट में जो बताए गए हैं, ये सारे के सारे प्रावधान किसी भी समय में किसी भी वारंट पर लागू होंगे। मित्रों, आज दूसरा जो हम बात करते हैं कि प्रोसेस टू कंपल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, तो वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के लिए भी न्यायालय क्या कर सकता है, कंपल कर सकता है। और ऐसा कंपल करने में इस थिंग्स की जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो थिंग्स में वो डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, लेकिन वह चीजें नहीं आएंगी इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल थंब इंप्रेशन अगर दिया जा रहा है, उसको थंब इंप्रेशन इस सेक्शन 91 से लेकर के 105 की कैटेगरी में नहीं आएगा। या किसी को फोर्सफुली उसकी हैंड राइटिंग लिया जाना है, हैंड राइटिंग का कोई ऐसा प्रूफ लिया जाना है, वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स की बात की गई है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके प्रोडक्शन की बात की गई है। तो सेक्शन 91 में भी दो सेक्शन प्रोसेस टू कंपल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स में अगर देखें तो इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक सॉफ्टर वे होता है और एक हार्डर तरीका होता है, एक कठोर तरीका होता है, एक नरम तरीका होता है। तो कठोर तरीके में न्यायालय क्या कर सकता है, समन जारी करता है। तो सेक्शन 91 जब हम रीड आउट करेंगे तो वहां पर दो प्रकार के प्रोविजंस हमको प्राप्त होंगे, एक तो समन इशू किया जाएगा और दूसरा रिटन ऑर्डर जारी किया जाएगा। समन कौन जारी करेगा, समन जारी करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास होती है, जबकि रिटन ऑर्डर जारी करने की पावर वो पुलिस ऑफिसर के पास होती है। और पुलिस ऑफिसर में भी कौन सा ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज है। ऑफिसर इंचार्ज मतलब किसी पुलिस स्टेशन का जो भार साधक अधिकारी है, वह रिटन ऑर्डर जारी करके किसी व्यक्ति के जिसके कब्जे में कोई ऐसी वस्तु है जिससे न्यायालय को केस में हेल्प हो सकती है या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के में हेल्प हो सकती है। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि प्रोसेस टू कंपल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स का जो प्रयोग है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या क्रिमिनल प्रोसीजर्स के किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। और जब इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर होगा तो रिटन ऑर्डर जारी किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और पुलिस ऑफिसर को भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर या अदर प्रोसीडिंग्स पर आवश्यकता है तो वो सम्मन जारी करेगा 91 में। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके कब्जे में है वह व्यक्ति स्वयं आकर के उसको प्रोड्यूस कर सकता है, या वो किसी के थ्रू भी वह वस्तु जिसके लिए सम्मन या जिसके लिए रिटन ऑर्डर आया है पुलिस या मजिस्ट्रेट से, जैसा भी केस हो, तो वह स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से भी उसको पहुंचवा सकता है। लेकिन मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात, एक केस था असिस्टेंट एक्साइज कलेक्टर वर्सेस एलआर मालवानी 1970 के केस में कहा गया। पहली चीज ये कहा गया कि सेक्शन 91 में जो समन्स और रिटन ऑर्डर्स की बात की गई है, जो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की बात की गई है, ऐसी वस्तुओं को एक्यूज्ड के लिए, एक्यूज्ड के पक्ष से या एक्यूज्ड के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यानी एक्यूज्ड ऐसी मांग नहीं कर सकता कि वो वस्तु मंगा दी जाए, मुझे ऐसी आवश्यकता है। ये कोर्ट और पुलिस की सहायता के लिए है, ये लीगल अथॉरिटीज की सहायता के लिए, ये एक्यूज्ड की सहायता के लिए नहीं है, ऐसा इस केस में कहा गया। इसके अलावा इस केस में कहा गया कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति वो वस्तु लेकर के आएगा उसको विटनेस नहीं माना जाएगा, वो साक्षी नहीं होगा, इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इस केस में कही गई कि जो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है कि कोई भी ऐसी बात, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी ऐसी बात जो किसी व्यक्ति को अपराधी बनाएगी, वो कहने के लिए, वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी बात असिस्टेंट एक्साइज कलेक्टर वर्सेस एलआर मालवानी के केस में कहा गया कि यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन सेक्शन 91 नहीं करती है। मित्रों, इसके अलावा जब किसी को समन मिलता है या रिटन ऑर्डर दिए जाते हैं, उस स्थिति में वह अनुपस्थित होता है। और मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमको समझना आवश्यक है, वो यह कि समन और रिटन ऑर्डर्स किन परिस्थितियों में जारी नहीं किए जा सकते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें समन और रिटन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा सकते? तो मित्रों, वह 3 परिस्थितियां हैं जिसमें समन और रिटन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा सकते हैं, या यूं कहें कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बाद जो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 91 का। तो मित्रों, पहली परिस्थिति यह है कि जब भी किसी जो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 123, 124 है, 123, 124 के तहत अगर किसी व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है और वो 126 एविडेंस एक्ट की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 और 124 के 123 और 124 की सीमा के अंतर्गत आ रही है, 123 और 24 से कवर हो रही है, तो उस वस्तु को प्रोड्यूस कराने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को या उस वस्तु को प्रोड्यूस कराने के लिए समन या रिटन ऑर्डर नहीं जारी किया जा सकता। मित्रों, दूसरा बैंकर्स बुक्स अकाउंट एक्ट, ठीक
है बैंकर्स बुक्स एविडेंस अकाउंट बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की सेक्शन 5 ये कहती है कि अगर किसी मामले में बैंक पार्टी नहीं है तो बैंकर के द्वारा की गई किसी भी एंट्री को संबंधित डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी यह सम्मन और रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। मित्रों, इसके अलावा अगर पोस्टल डिपार्टमेंट या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है तो भी जनरली सेक्शन 91 के तहत समन या रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। तो मित्रों, अगर ऐसा किया जाना है, पोस्टल डिपार्टमेंट या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कब्जे में कोई वस्तु है तो ऐसा किया जाना है, तो ऐसे करने के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, सीजेएम होगा, डीएम होगा या सीजेएम या डीएम के कहने पर ही वह सर्च वारंट या जो समन या रिटर्न ऑर्डर्स है वो जारी किए जा सकते हैं। मित्रों, जब समन या रिटर्न ऑर्डर्स प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति अपीयर नहीं होता है तो उस स्थिति में जो स्ट्रिक्ट तरीका है वो सर्च वारंट का है। सर्च वारंट इशू किया जाता है कि भाई आप स्वयं तो उस वस्तु को लेकर के न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने उपस्थित नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कहेगा कि मैं आपके घर से या आपके जहां पे वो वस्तु रखी है मैं स्वयं ही उसको खोज करवा लूंगा और अपने पास मंगा लूंगा। तो मित्रों, सर्च वारंट का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 93 में दिया गया है और सेक्शन 92 बेसिकली पोस्टल डिपार्टमेंट्स के संदर्भ में सर्च वारंट समन और रिटर्न ऑर्डर्स के संदर्भ में प्रावधान करती है, जिसकी बात हमने अभी कही कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डीएम और वहां पर सेशन जज और हाई कोर्ट का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि 4 लोग करके पोस्टल डिपार्टमेंट या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कोई कब्जे में कोई वस्तु है, उस वस्तु के प्रोटेक्शन के लिए जनरली समन और रिटर्न ऑर्डर्स तो नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन उनके परमिशन से, इन 4 लोगों के परमिशन से सीजेएम, डीएम और सेशन जज, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के परमिशन से या हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई हाई कोर्ट की परमिशन से ऐसा किया जा सकता है। मित्रों, सर्च वारंट क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को या पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि किसी स्थान की आप तलाशी लो और उस स्थान विशेष में जो वस्तु रिक्वायर्ड है न्यायालय को, जो चाहिए वस्तु, उस वस्तु को मिले तो वह वस्तु आप डिटेक्ट करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दो। तो इस प्रकार का एक अधिकार होता है सर्च वारंट में जो इशू किया जाता है। तो सर्च वारंट तब जारी किया जाता है जब समन या रिटर्न ऑर्डर के तहत जारी होने के बाद भी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो इस सर्च वारंट जारी किया जाता है। और सर्च वारंट अगर हम बात करें तो सर्च वारंट जारी करने के लिए बेसिकली 3 परिस्थितियां होती हैं जिसमें सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। पहली वह परिस्थिति है जिसमें रिटर्न ऑर्डर या समन किए गए हैं और न्यायालय को ये लगता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को प्रोड्यूस नहीं करेगा या वो समन या जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो फेल हो जाएंगे, तो उस स्थिति में वो क्या कर सकता है? सर्च वारंट इशू कर सकता है। दूसरा मित्रों, अगर न्यायालय को ये पता ही नहीं है, न्यायालय को ये जानकारी में नहीं है कि किस व्यक्ति के कब्जे में वह वस्तु है, तो उस स्थिति में भी वह सर्च वारंट जारी करता है। इसके अलावा मित्रों, अगर हम तीसरा तरीका बात करें तो तीसरे तरीके में जो बात आएगी वह यह है कि जब न्यायालय को यह लगता है, जब न्यायालय को यह लगता है कि जो व्यक्ति वारंट लेकर के जो सर्च समन हुआ है, जो रिटर्न ऑर्डर हुआ है, उस स्थिति में जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है वह व्यक्ति न्यायालय के प्रभु से भाग जाएगा या वो आएगा ही नहीं, तो उस स्थिति में भी न्यायालय क्या कर सकता है? सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो मित्रों, सेक्शन 94 जो है वो बात करती है कि जो आपत्तिजनक वस्तुएं होती है, आपत्तिजनक वस्तुओं की कैटेगरी में काउंटरफिटिंग फाइल्स आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, काउंटरफिटिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कूटकृत दस्तावेज आ जाएंगे, कूटकृत सिक्के आ जाएंगे, अश्लील वस्तुएं आ जाएंगी जिनका उल्लेख आईपीसी की सेक्शन 292 में किया गया है, वो सारी बातें आ जाएंगी। तो वह व्यक्ति वह वस्तुएं अगर किसी के कब्जे में मिलती हैं तो उन वस्तुओं के सर्च के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो सीआरपीसी की धारा 94 में किया गया है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है वह ये कि अगर सर्च वारंट जारी किया जाएगा तो सर्च वारंट में स्पेशली जो मेंशन होगा उस सारी डायरेक्शंस को फॉलो करना होगा। अगर घर के किसी एक पार्ट की ही तलाशी ली जानी है तो केवल घर के उस पार्ट की ही तलाशी ली जानी है, और जिस डॉक्यूमेंट के लिए किया जा रहा है तो वही डॉक्यूमेंट डिटेल करनी है, कस्टडी में लेनी है, बाकी और डॉक्यूमेंट्स को हाथ भी नहीं लगाना है। तो मित्रों, आशा है इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। आप अगर समझ में आया है तो कृपया इस वीडियो को आगे
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।